मेरी एक आदत सी रही है कि हर शो से पहले या हर किसी भी बड़े माइलस्टोन से पहले अपने आप को बस एक बार रिमाइंडर देना कि यार कहाँ से स्टार्ट हुए थे, किधर हैं। इस चीज़ को बस शुक्र अदा करो, इसको सर पे नहीं चढ़ने देना कि यार वाह मैंने कुछ कर दिखाया है। मैं उस चीज़ को ना एन्जॉय नहीं कर सका और मैंने बहुत सी गलतियाँ भी की हैं। मैंने बहुत से वो काम जो मुझे करने चाहिए थे मैं नहीं कर पाया। दोस्त होना इज़ एवरीथिंग बिकॉज़ अगेन अब जैसे मेरी लाइफ में अगर दोस्त ना होते तो मैं प्रोबेबली अपने खुद से डिसीजंस ले रहा होता, मैं यहाँ ना होता, मैं प्रोबेबली कहीं बाहर बैठा होता, अपनी नौकरी कर रहा होता। मुझे तू ये बताती जा, इस जख्म का मरहम क्या, क्यों तोड़ी रस्म वफा, इम्तिहान बड़ा है ना, कैसे ये हुआ खसारा, ना मैं संभला दोबारा, आए ना करार दिल को, है बेबसियाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, क्रिकेटर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, कंटेंट क्रिएटर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। आज जिनके साथ हम मौजूद हैं, लाहौर आना मेरे लिए तो बहुत खुशनसीबी का बाइस बना, क्योंकि इनके साथ वैसे तो आपने कैप्शन और प्रमोशंस में इनके बारे में पढ़ लिया है, लेकिन मैं इनको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। क्या कमाल की आवाज़ है, क्या कमाल के इंसान है। और कोविड बहुत से लोगों के लिए अच्छी बुरी यादें छोड़ गया, लेकिन इनके लिए कोविड बड़ा यादगार साबित हुआ। पर्सनल लाइफ में मुझे नहीं पता, लेकिन प्रोफेशनली जब इन्होंने म्यूज़िक कर रहे थे तो उसी दौर में एक गाना आया 2021-22 में इरादे के नाम से, और जब वो आया तो ऐसा आया कि छा गया। और शायद ही उस दौर में कोई रील थी या कोई म्यूज़िक, कोई पिक्चर थी, पोस्ट थी जिसमें इरादे यूज़ नहीं हुआ था। फिर फास्ट फॉरवर्ड 2024 में कोक स्टूडियो आया, उसमें ओ यारा के नाम से जाफ़र ज़ैदी काविश का एक गाना आया, और उसमें एक और नाम था अब्दुल हन्नान, जो उस वक्त इतना मशहूर नहीं थे। लेकिन जब ओ यारा आया तो लोगों ने जितना प्यार जाफ़र भाई को दिया तो शायद कहीं ज़्यादा प्यार अब्दुल हन्नान को भी दिया। और जनाब फिर अब इन दिनों में जब आप इंस्टाग्राम फीड खोलते हैं या कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलते हैं तो एक खसारा के नाम से हर इनके गाने के बाद पता चला कि हर कोई खसारे में। हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए, बहुत कमाल के लेजेंड भी कहना चाहिए, और आजकल के सुपरस्टार जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है अपने कॉन्सर्ट से, अपनी दोस्तियों से, अपनी मोहब्बत से, अपनी आवाज़ से। हमारे साथ मौजूद हैं द सुपरस्टार अब्दुल हन्नान। Sir, thank you so much. That was कैसे हैं really आप? sweet of you. Thank you. बहुत शुक्रिया अनान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप आए। नहीं, और sir, pleasure, आपने, pleasure. हम बहुत रेयर केस है कि हम कोई एस्थेटिकली हम देखते हैं कि किसी जगह पर शूट करें, वरना तो हम स्टूडियो में करते हैं। लेकिन जो ख़ास लोग होते हैं ना, जिनसे एक वाइब, एस्थेटिक वाइब आती है, तो वो उनके लिए हम ख़ास जगह पे आते हैं। Means a lot, हन्नान, means a lot. एक तो आगाज़ में आप तारीफ़ तो आप हर बंदा, हर गेस्ट की करता है, लेकिन आपने कमाल किया। आपने ना सिर्फ अपनी आवाज़ से, ना सिर्फ अपने अंदाज से, बल्कि जो आजकल हम कॉन्सर्ट्स में देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कोलैब्स कर रहे हैं, और आपने एक बड़ा पीसफुल और सोलफुल फील दी है। तो अब्दुल हन्नान, अपनी हमें तो इरादे से आपके बारे में पता चला, और जब वो कोविड के दौर का वो म्यूज़िक, ये जर्नी शुरू कैसे हुआ? इस सब जर्नी के पीछे कहाँ से इंस्पिरेशन आई और कहाँ से आगाज़ हुआ? सर जर्नी शुरू होती है मेरे इंजीनियरिंग स्कूल से। ऑब्वियसली पढ़ाइयाँ बड़ी टफ होती थी, तो म्यूज़िक फॉर मी वाज ऑलवेज मोर ऑफ एन एस्केप। और पीछे ओ लेवल से ए लेवल से बस वो चलता आ रहा था कि कवर्स कर लिए, कहीं कॉम्पिटिशन्स में चले गए, परफॉर्म कर लिया, तो वो एक म्यूज़िकल बैगेज काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुआ था। और जी की जब मैं पढ़ भी रहा था अपनी यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे भी बस ये होता था कि जब जब मौका मिलता था मैं गिटार पकड़ लेता था, कुछ रिकॉर्ड कर लेता था, बट दैट वाज मोर अराउंड कवर्स और वाजंट एनीथिंग सीरियस। ज़्यादा सीरियस वाज पढ़ाई के, अच्छा यार मैंने अच्छी जॉब लेनी है, इस चीज़ में आगे जाना है, और उसका भी मुझे शौक था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पेरेंट्स के प्रेशर में कर रहा था, मुझे उस चीज़ का भी शौक था। इवेंचुअली फिर
जब ग्रेजुएट हुए तो बिल्कुल पीक कोविड का टाइम था 2020। तो वो एक ना बड़ा कंफ्यूजिंग और अजीब सा टाइम था जिसमें मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो भी ऑनलाइन ही हुई अच्छा। और जॉब मेरी लगी भी थी और वो लिटरली हमारी ऐसे ग्रेजुएशन हुई है ऑनलाइन और अगले ही दिन मेरी ऑनलाइन जॉब शुरू हो गई। अब आपके वाह! दिमाग में जॉब का परसेप्शन अलग होता है कि यार मैं जाऊंगा ये होगा वो होगा, वो इट वाज वेरी डिफरेंट एंड नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर एवरीवन। तो बड़ा एक अजीब सा टाइम था कि यार ग्रेजुएट भी सही तरह नहीं हुआ, उस पूरे चैप्टर को क्लोजर मिला नहीं, यहाँ से जॉब शुरू हो गई है। तो उस पूरे के बीच में ना मतलब ये था कि कुछ कुछ डिफरेंट करना था, कुछ एक तो टाइम भी ऑब्वियसली बिकॉज नाउ दैट यू होम तो आपको और ज़रूरत होती है एस्केप की, आपको और ज़रूरत होती है अपने टाइम को बेहतर यूटिलाइज करने की। तो उन दिनों ना वैसी एक अजीब सी सैडनेस भी थी एवरीवेयर और बस समझ नहीं आ रही थी कुछ। तो उन दिनों फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा शौक सा चढ़ा और उसकी वजह एक ये भी थी कि शामिर जो थ्रू आउट क्योंकि मेरे साथ था, ही इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम जी की और वो ही इज़ ऑल्सो माई मैनेजर, तो वो उसने काफ़ी कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो, मतलब कुछ बनाओ ना, अपना बनाओ, क्या मैं बात! प्रोड्यूस शामिर के लिए करता। आप ना तो होते तो। हाँ हाँ, लाइक ऑनेस्टली इस बंदे का बड़ा पुश था उस पॉइंट पे कि यार मतलब मैं प्रोड्यूस करता हूँ, तुम थोड़ा सा स्टार्ट करो, कुछ लिखो ये वो। तो मैंने भी सोचा, मैंने कहा यार ठीक है, मतलब आजकल मार्केट में इतनी चीज़ें आ रही हैं, मैं भी एक लाइक चांस वाह! ले लेता हूँ। तो अगेन विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस, विदाउट एनी प्लान्स, बस एक हमने पहला गाना जो था फास्ट ले वो बनाया था और वो जब रिलीज़ किया तो उसके बाद मैं तो ऑब्वियसली कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मैं देख रहा हूँ कि लोग स्टोरीज पे आहिस्ता आहिस्ता शेयर करना शुरू हुए हाँ, हैं, थोड़ा सा लोग जानना शुरू हुए हैं एंड देन मुझे ना मैसेजेस आना शुरू हो गए, सर बिग फैन। मैंने कहा यार ये क्या सीन है, फैन ऐसा भी अगेन। होता है? और मैं इस पूरे टाइम में पैरेलल में अपनी जॉब पे फोकस्ड हूँ, 5 days आई एम वर्किंग, वीकेंड्स पे जब टाइम मिला तो थोड़ा सा कुछ रिकॉर्ड कर लिया तो कर लिया, बट आई एम जस्ट फोकस्ड ऑन दैट एंड दिस इज जस्ट एन एस्केप। फिर उसके बाद मेरा दूसरा गाना जो तीसरा गाना हारे आया, तो वो एक दैट वाज मोर ऑफ अ स्टेपिंग स्टोन बिकॉज दैट सॉन्ग वाज बीइंग आइडेंटिफाइड बाय पीपल एंड देन उसकी वजह से मुझे थोड़ा लोग जानना शुरू हो गए, थोड़े से मेरे फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हुए एंड और ऑब्वियसली होता ये भी है ना कि जब एक चीज़ आपको इंकरेजमेंट मिल रही होती तो आप में भी एक मोटिवेशन आती बूस्टर है कि यार मिलता है। ठीक है, व्हाइल आई एम फोकसिंग ऑन माय करियर, this should be a thing on the side and I should just focus on it on my weekends और जब भी मुझे टाइम मिले। तो मैं फिर जब जब मुझे मौका मिलता था मैं करता था और हारे के बाद ही बैक टू बैक 2 गाने बनाए, बिखरा और इरादे। ओए होए होए! और उन उसने तो दिनों इरादे ही में बदल दिए आपके। वो जो आपकी बात थी कि इरादे के बाद लोगों को पता चला, दैट वाज आई थिंक वो एक पूरा वो 2 गाने क्योंकि बैक टू बैक थे, 1 महीने के डिफरेंस से थे। उसके बाद जो है ना दैट वाज मोर ऑफ अ गेम चेंजर बिकॉज उन दिनों ही स्पॉटिफाई के चार्ट्स भी आए थे और वो दोनों गाने लाइक 1 और 2 पे थे एंड देन बिल्कुल ही चार्ट्स के ऊपर 2 गाने बैठे हुए थे एंड एवरीवन अराउंड मी एंड people from the music industry, producers and everyone, obviously they started noticing कि यार ये कोई लड़का है, इसके तो 2 गाने ऊपर हैं। हाँ, अब while all of that was very exciting, उस सब के साथ मेरे ऊपर ना प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था बिकॉज अगेन एज आई सेड कि मैं फोकस्ड था जॉब अपनी कर रहे हैं जॉब और पे। और मज़े की बात ये कि मैं आई वाज जस्ट अप्लाइंग अब्रॉड कि मुझे बाहर जॉब मिल जाए, मैंने बस जाना है पाकिस्तान से। उन दिनों ना बहुत अजीब सा एक स्टेट ऑफ माइंड था कि आई जस्ट वांट टू लीव एंड मुझे बाहर नौकरी करनी है और विच इज़ फॉर समवन विद जस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस इट्स विशफुल थिंकिंग क्योंकि आपको 1 साल के एक्सपीरियंस पे जॉब मिलती ही नहीं है ऐसे। और मज़े की बात है कि मुझे मिल गई, मुझे बर्लिन में जॉब ऑफर आ गई थी उन्हीं दिनों में। या माशाल्लाह, यानी जो करते हैं उस पे कुछ ना कुछ मतलब माशाल्लाह। मेरा हमेशा से ये होता है कि काम वही करें जिसमें आप पूरे दिल से कर सके, वरना ना करें। तो बहरहाल फिर दैट्स अनदर तो लॉन्ग इरादे स्टोरी। के इतना वायरल होने के बाद, इतना हिट होने के बाद जिंदगी में क्या पॉजिटिव चेंजेस आई? क्या फील किया अपने आप को? असल में ना मैं उस दिन भी किसी से यही बात कर रहा था कि जब शुरू में एकदम से ये सारी हाइप और ये सब कुछ आता है ना तो पीपल दे एंजॉय दैट एंड देयर लाइक ओ यार लुक एट व्हाट आई बिल्ट एंड वो एक ऑटोमेटिकली ना आपके सर पे एक चीज़ आती है कि यार वाह मैंने कुछ कर दिखाया है। मैं उस चीज़ को ना एंजॉय नहीं कर सका
और मैंने बहुत सी गलतियां भी की हैं। मैंने बहुत से वो काम जो मुझे करने चाहिए थे मैं नहीं कर पाया, बिकॉज एक साथ साइड पे मुझे जब ऑफर आई हुई थी बर्लिन से और वो मुझे बुला रहे हैं और वो देर फंडिंग एवरीथिंग, तो मेरा जो दिमाग था ना वो उलझ गया दो चीज़ों में कि यार वाइल ये भी मेरी ड्रीम थी कि मैंने अप्लाई किया, मुझे जॉब ऑफर आ गई, मैं और फॉरेन जा इतनी रहा हूँ। कम एक्सपीरियंस और इस साइड पे यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, वी गेटिंग कॉन्सर्ट क्यूरीज, वी गेटिंग लाइक एडवर्टाइजमेंट्स, और वो जितने ब्रांड्स हैं वो रीच आउट कर रहे हैं। तो दैट वाज अ वेरी मतलब कंफ्यूजिंग एंड सॉर्ट ऑफ डिप्रेसिंग टाइम कि यार मैं अपनी लाइफ के साथ करूं क्या, लाइक इधर ये तो बहुत इधर से ऐसे हो गया सीन, बट देन इज इट टेम्पररी, इज इट गोइंग टू लास्ट, मे बी दिस इज जस्ट अनदर जो होता है थोड़े टाइम का एक पॉपुलैरिटी एंड देन खत्म हो जाएगी, तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द करियर एंड सी हाउ दैट गोज। तो मैं फिर जर्मनी चला गया था। अच्छा, उस पूरे जो मेन टाइम था जब सब देख रहे थे और बिल बोर्ड्स लग रहे हैं और ये सब हो रहा है, आई वॉज इन बर्लिन एंड देन वहां पे मैं जिन जिन लोगों से मिलता था वो कहते थे कि तू यहाँ क्या कर रहा है। सो उसके बाद मुझे और वो होता था कि यार उन लोगों का शुक्रिया जो इनको कहते थे भाई वापस आओ। हाँ, लेकिन उसके बाद जर्मनी वालों का शुक्रिया, इनको वापस भेजा, अब कॉन्सर्ट पे इनको बुलाए। हम उसके बाद वैसे नहीं। लेकिन वो दैट वाज आल्सो वेरी टफ ऑन मी, बिकॉज वो एकदम से ना क्राइसिस शुरू हो जाता था कि यार ये मैंने क्या कर दिया है, गलती कर दी है, मैं वापस आ गया हूँ, इधर आ गया हूँ। एंड ऑब्वियसली जिन्होंने मुझे बुलाया था देव इन्वेस्टेड सो मच मनी ऑन मी, एंड मैं उनका वो ये तो नहीं कहूँगा कि यार बस 2 महीने में मैं जा रहा हूँ वापस, थोड़ा अजीब सा लगता है। सो जो आप बात कर रहे थे ना, टू आंसर योर क्वेश्चन, मैंने उस चीज़ को उस तरह नहीं एंजॉय किया या प्रोसेस किया जिस तरह यूजुअली लोग करते हैं या उनको करना चाहिए। पॉजिटिव इसका ये है कि वो चीज़ मेरे सर पे नहीं चढ़ी। बहुत अच्छी सो वो ऑटोमेटिकली ना उस चीज़ की जो वो एक ह्यूमिलिटी है ना वो बढ़ने लग गई, कदर बढ़ गई उस चीज़ की, क्योंकि मैं उसको ऐसे देख रहा था एज अ होते ना एज अ स्ट्रेंजर, एज एन ऑब्जर्वर। तो मैं उस चीज़ को दूर से देख रहा था कि ये हो रही है और मुझे लग नहीं रहा था कि ये मैं हूँ। तो उस सब के का जो पॉजिटिव है वो यही है कि यार वो बिल्कुल भी वो चीज़ ना मेरे सर पे चढ़ी। इस दौरान आपका सपोर्ट सिस्टम कौन था? एक तो आपने शामिर का जिक्र किया, अम्मा अब्बा, फैमिली की यार बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर असल में बनना। ना होता ये है कि अब जैसे मेरी अम्मी भी उनका एजुकेशन पे बहुत फोकस था, तो जब उनको शुरू में तो ये बात पता चली तो उनको उस तरह उस एक्सटेंट पे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है और किस लेवल की सक्सेस है, क्या है, एंड फाइनेंशियली क्या हो सकता है क्या नहीं। उनके लिए ऑब्वियसली यही था कि यार हमारा बच्चा चला गया है, ही इज़ डूइंग वेल, उसकी अच्छी जॉब लग गई है एंड उसकी लाइफ सॉर्टेड है, तो वो कैसे वापस आएगा यहाँ पे, लाइक सब कुछ छोड़ के, जिस चीज़ का उसका शौक था वो छोड़ के वापस आ जाएगा। तो स्टार्ट में तो ऑब्वियसली वाइल पेरेंट्स हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, बट उनको कन्विंस करना कि यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस आ जाऊँ, दैट वाज नॉट इजी ऑब्वियसली। वो इस दौरान इरादे आ गया था? ये इरादे पोस्ट इरादे बिखरा की बात कर रहा हूँ। होए आप समझेंगे उसके रिलीज के 5-6 महीने 3 महीने बाद एक्चुअली आई वाज पैकिंग माय बैग्स एंड देन आई लेफ्ट। और अम्मा अब्बा का क्या रिएक्शन था जब ये हर जगह इरादे गाने? मतलब वो ऑब्वियसली दे वर वेरी हैप्पी, उनको नज़र आना शुरू हुई थी चीज़ें, बट अब जैसे उस एक्सटेंट पे नहीं पता था बिकॉज माय मदर वाजंट ऑन इंस्टाग्राम या कुछ, उनको थोड़ा सा बताना पड़ा था कि यार ये चीज़ें हो रही हैं इस तरह, चार्ट्स, उनको नहीं पता था चार्ट्स क्या हैं और ये चीज़ें। एट दैट पॉइंट तो उनके लिए ज़्यादा सक्सेस यही थी कि यार ये बॉय चला गया है, ये बैठा है जॉब कर रहा है। तो फिर मैंने धीमी आंच पे बात शुरू की कि यार इस तरह से ना मैं वापस आना। अब वो भी ये देख रहे हैं कि मुझे अब जब व्हेन आई वेंट देयर तो मुझे ना बहुत ज़्यादा शो क्यूरीज आने लग गई, तो मैं बर्लिन और पाकिस्तान में बैक एंड फोर्थ होने लग गया बहुत ज़्यादा। ऐसे जैसे इस्लामाबाद लाहौर नहीं, वो लिटरली मैं फ्राइडे को जा रहा हूँ, शो किया है और मैं मंडे को वापस ऑफिस पहुँचा हुआ बर्लिन। और वो मेरा टेम्परेरी वीज़ा था उस टाइम पे, तो घर वाले भी देख रहे हैं कि अच्छा यार ये लड़का अपना ट्रिप भी स्पॉन्सर कर रहा है, ये जा रहा है, शोज भी कर रहा है। और फिर उन्हीं दिनों में मेरा पहला इस्लामाबाद में शो था, जो एक्सक्लूसिवली मेरा शो था, वो सोल्ड आउट था। तो वो उन्होंने वो चीज़ भी देखी कि यार ये अच्छा ठीक है, 4 महीने हो गए, 3 महीने में ये 3-4-5 चक्कर लगा चुका है, तो क्या सीन है। तो उनको तो ऑब्वियसली समझ आना शुरू हुई कि
इवन मुझे भी ये नहीं पता था कि यार म्यूज़िक कैन बी फाइनेंशियली एनीथिंग। मुझे यही था कि यार बस अगर लोग सुनते हैं, प्यार देते हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। बट देन उसका जो ऑब्वियसली मैं परफॉर्म कर रहा था शो से, तो वो फाइनेंशियल साइड भी थोड़ी थोड़ी नज़र उनको आना शुरू हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अच्छा, आपने convince हो कहा हनान कि वो उस वक्त आप वो प्रोसेस नहीं कर सके, Yeah. लेकिन अब एक लड़का जो बर्लिन गया जॉब के लिए, और फिर अब जब माशाल्लाह हज़ारों लोग आपके सामने, अब्दुल हनान, इरादे, खसारा, तो वो कैसे प्रोसेस करते हैं, या वो उसमें थोड़ा टाइम लगा, या वो फील करते हैं कि यार नहीं, ऑब्वियसली अच्छा लगता है, स्पेशली जब आप कोई भी इंटरनेशनल टूर करते हो ना, वहाँ जाके तो बहुत ही अच्छा लगता है कि एक तो आप रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हो, एंड देन आपके ही लोग, आप वो बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि यार हमारे मुल्क से आया है कोई, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। आप प्राउड भी होते हो आप। बट आई थिंक इस सब के बीच में ना, मुझे जो मेरी एक आदत सी रही है कि हर शो से पहले या हर किसी भी बड़े माइलस्टोन से पहले अपने आप को बस एक बार रिमाइंडर देना कि यार कहाँ से स्टार्ट हुए थे, किधर हैं, इस चीज़ को बस शुक्र अदा करो इस चीज़ का। बस वो आई थिंक मेरे लिए ना वो चीज़ बहुत मैटर करती है कि जस्ट टू बी लाइक, इस चीज़ पे, इसको सर पे नहीं चढ़ने देना, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू लाइक, आप में वो ईगो आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप उस चीज़ को बहुत ऐसे देख रहे होते हो कि यार वाह ये तो लोग आए हुए हैं, उस चीज़ को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है एज अपोज टू, ठीक है आप प्राउड भी होते हो, सब होते हो, बट हम्बल होना बड़ी ज़रूरी है। अब अगर आप 10 शोज कर रहे हैं ना, ह्यूमन नेचर ऐसी है कि शायद 9th 10th शो के ऊपर आप ना कहो यार बस यार तंग आ गया हूँ मैं, वही शो करके वही परफॉर्म करके। दैट इज़ वेयर यू नीड टू अपने दिमाग को ना एक रिमाइंडर देना होता है कि यार बस बी ग्रेटफुल कि आप 9-10 शोज कर रहे हो, इसका शुक्र अदा करो। तो बहुत वो प्यारी वाली बात। चीज़ जो है ना, उस चीज़ को ये मैनेज बहुत प्यारी आपने बात की, और जो आपके फॉलोअर्स हैं स्पेशली जेनजीज के लिए भी ये बड़ा प्यारा मैसेज है कि हम जो नज़र आ रहे होता है, और आपके म्यूज़िक में भी वो हम्बलनेस नज़र आती है। तो ये जो बात की है कि आप ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट पे हो, आपको अल्लाह नवाज रहा है, तो आपने हम्बल रहना है, और हनान हमेशा से वो प्रूव करते आए। फिर फास्ट फॉरवर्ड खसारा आया, और ऐसा क्या खसारा हुआ कि आपने सबको अपने अपने खसारे याद करवा दिए। उस क्रिएटिव जर्नी का आपकी क्रिएटिव जर्नी का वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है खसारा। उस बारे में बताएं, खसारा का ख्याल कैसे आया, और फिर खसारा का जो ख्याल है वो तो, जो मेन गाना था ना, वो तो ऐसा है कि इट वाज अ मेलोडी इन माय हेड। उस वक्त तो कोई उसके ऊपर लिरिक्स भी नहीं थे, और ये गाना जो ये पूरा प्रोजेक्ट है ये एक्चुअली 1.5 साल पुराना है। अच्छा 1.5 साल से इट वाज कहाँ ऑन छुपा माय के रखा था लैपटॉप। इसे? हाँ तो मतलब वो ये था कि इट वाज, वो जो मेलोडी है ना मेन कोरस की, वो दिमाग में बस ये थी, इसमें कोई वर्ड्स नहीं थे, कुछ नहीं थे। काफ़ी दिन तक ना वो चलता रहा। फिर कुछ कॉर्ड्स वगैरह हम ऐसे ही एक दिन स्टूडियो में प्ले कर रहे थे, तो वो हमने ना उसको ज़रा बैठ के सॉलिडिफाई किया कॉर्ड्स के साथ, तब भी वो मेलोडी थी। फिर बस एक दिन मैं बैठा और मैंने कहा यार अब इस मेलोडी को मैं सुन के, अक्सर ऐसा होता है कि वो मेलोडी ही डिक्टेट कर रही होती है कि ये किस बारे में है ये चीज़। तो वो जब मैंने एक दिन बैठा, उसको मैंने ज़रा मज़ीद सुना गौर से, और मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये कुछ लॉस के बारे में, दिस मेलोडी स्पीक्स लॉस, कि आपका कुछ नुकसान हुआ हुआ है यार, वो आपके दिल से एक वो मेलोडी निकल रही है उस तरह की। एंड देन दोज वर्ड्स नेचुरली केम, खसारा आया, उसके इर्द गिर्द एक पूरी दुनिया बनी। एंड देन मुझे कौन था जहन में जब ये लाइनें ज़हन लिख में, रहे थे? ऑनेस्टली ज़हन में ऐसा कुछ नहीं था। ऑब्वियसली ज़िंदगी के का बैगेज इतना होता है, और मेरे ना एक बड़ी मज़े की बात ये है कि मैं किसी भी एक बंदे को इमेजिन करके नहीं लिख रहा होता, मैं अपने आप को मल्टीपल पोजीशंस में सोच रहा होता हूँ, अपनी भी ज़िंदगी के, और जो दूसरे मेरे इर्द गिर्द हैं जिनकी मैं स्टोरी सुन रहा होता हूँ। इनमें जनरली जब भी अपने दोस्तों से और उनसे पूछता रहता हूँ चीज़ें कि यार क्या चल रहा है। सो ऑल ऑफ दैट काइंड ऑफ पेंट्स अ पिक्चर। तो एंड देन व्हेन द सॉन्ग इज मेड, आई ऑल्सो ट्राई टू मेक श्योर कि वो गाना जो है ओपन टू इंटरप्रिटेशन हो, कि हर बंदा अपनी कोई ना कोई मीनिंग उसके Relate साथ कर सके। एसोसिएट कर सके। ये ना हो कि वो कहे कि यार वो फलां मेरी एक्स थी, उसके बारे में मैंने सोच के लिखा, तो तुम भी उसके बारे में सोच के उसको याद करके वो करो। अब खसारा कुछ भी हो सकता है ना, खसारा तो लाइक इट कुड बी
आपका कोई बिजनेस पार्टनर आपको हर लॉस तरह दे से। के निकल गया, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। तो मुझे आपकी बात से ये अंदाजा हो रहा है कि आप गाना बाद में लिखते हैं और मेलोडी आपके पहले ज़हन में होती है, या इट्स वाइस वर्सा? दोनों ही होता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ही बीट सुन के वर्ड्स आए उसके ऊपर लिख दिए। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ दिमाग में वर्ड्स या कुछ पोइट्री चल रही होती है, उसको फिर आप मेलोडी में लेके जाते हो। तो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। म्यूज़िक की खूबसूरती है ना, वो कभी कभी आपको एक आमद की तरह खुद ही बताती है कि यार इसके साथ ये होना है। यू जस्ट हैव टू लेट इट कम टू यू। मेरा तो हमेशा से यही प्रोसेस रहा है। बैठ के बहुत ज़्यादा फोर्स करना कि आज मैं ये निकालूं, मैं ये करूं, मैं वो बनाऊं। आपके गाने इतने रिलेटेबल क्यों लगते हैं? यानी मैं हर गाने से कोई ऐसी चीज़, एक नॉस्टैल्जिया हो जाता है, या कोई ऐसी, कोई आपने टारगेट ऑडियंस ढूंढी हुई नहीं है नहीं कि यार नहीं ये मैंने इनके दिलों के तारों को छेड़ना है, या क्या नहीं, सोच? कोई इंटेंट नहीं होती इस सब के पीछे। मेन मेरे लिए तो ये होता है कि इफ़ इट्स मूविंग मी तो दैट्स इनफ। उसके वाह। बाद फिर अगर लोगों को पसंद आ जाए ना आए, वो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अ हिट, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट सक्सेस। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फील समथिंग इनसाइड कि यार ये मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे हिट कर रहा है ये। और बाकी उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई फॉर्मूला है कि आप बैठ के सोचो यार मैंने इस टारगेट ऑडियंस के दिलों के को छेड़ना है, मैंने ऐसा आई डोंट थिंक दैट्स अच्छा, पॉसिबल। इरादे और खसारा के बीच में एक बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था। एज अ म्यूज़िक फ़ैन मैं ये बात कर रहा हूँ, जब कोक स्टूडियो आपने किया, वो यारा आया, यस। वो जुल्फी भाई ने आपको अप्रोच किया किस तरह? फिर जाफर भाई के साथ, हाँ काविश के हम सब फ़ैन हैं, तो हाँ। वो क्या हुआ था, किस तरह अप्रोच किया वो गया? अब मज़े की बात ये कि मैं बर्लिन में ही था, और विच इज़ वाई मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मैं बड़ा एक अजीब से फेज़ में था। बर्लिन में था, ऐसे मुझे इंस्टाग्राम पे जुल्फी भाई का मैसेज आया कि ओए यू आर होए। डूइंग वेल, ये वो। ऑब्वियसली मैं एक तो फ़ैन भी बचपन से सुनता आ रहा हूँ, और I've known him as this, you know, big producer जिन्होंने इतना अच्छा लास्ट सीजन भी किया था। तो मैं तो थोड़ी देर बड़ा एक्साइटेड और वो हो गया कि यार ये हो रहा है। ऐसा तो नहीं लगा कि वो अकाउंट हैक तो नहीं होगा? फेक नहीं नहीं, आई अकाउंट? मेड श्योर इट वाज हिम, वो ब्लू टिक वाला। आ, तो खैर आई रिस्पॉन्डेड एंड ही वाज वेरी स्वीट, एंड ही उनसे मेरी ना अचानक ही ना पहली दफ़ा में ही बहुत अच्छी और लंबी बात हुई। एंड उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे वर्ड्स बोले। उन्होंने कहा यार जो आपकी पर्सनालिटी में चीज़ें वही आपकी म्यूज़िक में आ रही हैं, एंड दिस विल हेल्प यू ग्रो, यही आपका सब कुछ है। तो बड़ी अच्छी बातचीत उनके साथ शुरू हुई। तो उन्होंने कहा यार मुझे ज़रा भेजना कुछ डेमोज और ये वो। तो उसके बाद a lot happened उन दिनों में। फिर आई मेड अ डिसीजन टू कम बैक, वो सारा चल रहा था। और फिर कुछ फीलिंग्स भी कुछ अजीब सी ऊपर नीचे हुई हुई थी। तो वन ऑफ दीज डेज मैंने उनको इस तरह से एक डेमो भेजा, और उनको ना बहुत अच्छा लगा और ये। ये मेलोडी आपकी थी या? ओ यारा का जो मेरा पार्ट है ना, मैंने उनको अच्छा, अपना वो गा के, और वो लिरिक्स भी आपके? लिरिक्स वगैरह के साथ गिटार के जो इवन द रिफ जो उसमें स्टार्ट की रिफ है वो बजा के उसके ऊपर ही मैंने वाह। उनको वो भेजा, एंड ही रियली लाइक्ड इट। और वो एंड लिरिक्स कितने प्यारे हैं, बस कितने। वो आई डोंट नो वो शायद मे बी वो जो एक कंफ्यूजन वाला टाइम था ना मेरा, हम्म। उसी की वजह से। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में चीज़ें आप सोच कुछ रहे होते हो, चल कुछ रहा होता है, समझ नहीं आ रही होती कि ये क्यों हो रहा है, मकसद क्या है इसका। आहिस्ता आहिस्ता ना वो चीज़ें आपके आगे क्लियर होना शुरू होती हैं कि यार अच्छा ये गुजरना इस सबसे ज़रूरी था, तब जाके आपके दिमाग में ये चीज़ें आई, तब जाके ये आर्ट बना, और तब जाके उस आर्ट ने कितने लोगों को हेल्प किया। सही बात। और ओ यारा पे तो लाइक आज भी आई मीट पीपल एंड दे लाइक यार दिस सॉन्ग हेल्प्ड मी, दिस सॉन्ग इज माय स्टोरी। मतलब वो बातें मैं सुनता हूँ ना तो मुझे होता है कि यार मैं कुछ जो कर रहा हूँ आई थिंक ठीक ही कर रहा हूँ, क्योंकि अगर दो लोगों की भी अगर थेरेपी हो रही है ना उससे, यार इट्स अ विन फॉर मी। और बट खैर फिर इसी दौरान हाँ ये कब पता चला कि इसमें काविश भी होंगे? हाँ, और सो वो बस उसमें ये था कि मैं उनके जुल्फी भाई ने मुझे बुलाया, वी मेट अ कपल ऑफ टाइम्स, एंड उस गाने को थोड़ा ग्रो कर रहे थे। एंड फिर सवाल उन्होंने किया कि यार मतलब इसके ऊपर कोई और होना चाहिए, ये बात अधूरी है, कुछ कंप्लीशन होनी चाहिए इसमें। तो आप कोई आता है आपके दिमाग में कोई कोई इंसान या कोई कोलैबोरेटर ये वो?
तो मैंने उन्हें कहा यार एक नाम आता तो है बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल, मैंने ऐसे करके उनको बोला। मैंने कहा वो तो दैट्स अ लॉन्ग शॉट, वो तो मैं बड़ा फ़ैन हूँ बट वो तो नहीं ये करेंगे, बट वैसे ही मैं आप कहते नहीं तुम बता तो दो कोई बात नहीं। मैंने कहा वो जाफर ज़ैदी काविश ओए हो। होए होए होए। तो उन्होंने कहा यार ये तुमने क्या कमाल बात कर दी है। और उन्होंने कहा कि यार आई फील लाइक ही विल हैव समथिंग टू से ऑन दिस। और बस वो मैं तो आज भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आई थिंक एक हफ्ते बाद जुल्फी भाई का मुझे मैसेज आया कि जाफर रोट अ रिस्पॉन्स टू द सॉन्ग अंदर तेरे राज कहीं। एंड देन ही ओए होए। उन्होंने वो कीज के ऊपर ना वो पार्ट गा के उसको जोड़ के भेजा। एंड दैट वाज अ वेरी लाइक इमोशनल, वो जो मैसेज भी मैंने सुना, वो मैंने वो उनका वो डेमो सुना, तो वहाँ जुल्फी भाई भी मैं भी हम लोग वी वर जस्ट ऑलमोस्ट लाइक क्राइंग ऑन द फोन। तो वो और ये बड़ा बात एक, सुन के हमारे गूज़बम्प्स हो रहे हैं हाँ तो यार। देन अल्हम्दुलिल्लाह दैट गेव मी द अपॉर्चुनिटी कि मैं फिर उनसे जाफर भाई से भी मिला। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस पूरे प्रोसेस में जो ये पूरी म्यूज़िकल जर्नी है जिस तरह से वो पोर्ट्रे भी हो रही है, मेरी उनके साथ ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस हुई हैं एज अपोज टू म्यूज़िक। मेरी उनके साथ ज़्यादा बातें हुई हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे यही कहा कि यार जो तुम बातें कर रहे हो, जो तुम फील कर रहे हो, मैं इस सब से गुजर के आया हूँ एंड आई नो व्हाट यू आर फीलिंग। एंड उस पर हमारी ज़्यादा बात होती थी, जैम्स और उस गाने का बनना, मिक्स मास्टर्स, वो टेक्निकल चीज़ें तो वो तो चलो ऑन द साइड चल ही रही थी, बट इट वाज सच अ मतलब एक अजीब सा एक कुछ यूनिवर्स का काम था कि मैं उनके साथ बैठूं और बातें सिर्फ हमारी इस बारे में हो रही हैं, और वो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं कोई एक अपने मेंटोर से जैसे मिल रहा हूँ। एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल वो पूरा एक्सपीरियंस। आपको पता है आप जब ये बात करें, वो मेरे भी मेंटोर हैं। उनको किसी आप उनसे बहुत प्यार का रिश्ता है, तो उनको भी ऐसी पता चला था कि एक फेज़ आया था मेरी ज़िंदगी में जब कोई परेशानी का था, तो उन्होंने बैठ के हमारी घंटों बातें हुई। और वो वाला चेहरा जो जाफर ज़ैदी का लोगों को पता ही नहीं है। एक तो ऐसा ही म्यूज़िक है, है ना, ऐसा ही है। तो वो अच्छा फिर रिस्पॉन्स कैसा आया? जब एक प्रेशर भी होता है ना कि यार हाँ, कह तो दिया है जुल्फी भाई, हाँ, जाफर भाई भी आ गए, या और फिर जब रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स तो एक तो ऑब्वियसली जस्ट द फैक्ट कि एक जेनजी आर्टिस्ट और Yes. एक वो पेयर अप हो गए। ऑब्वियसली देयर वर सम पीपल जो पुराने म्यूजिक लिसनर्स थे, कुछ लोगों ने तो कहा कि यार ये क्या है जेनजी वाले ये बॉयज आके, कौन जो थे वो लोग? थे कुछ लोग शुरू में, और वो टाइम भी थोड़ा सा कुछ उस तरह का सेंसिटिव था उन दिनों, वो कुछ चल रही थी चीज़ें। सो ओवरऑल स्टार्ट में ना इट टुक सम टाइम फॉर इट टू ग्रो, एंड देन इवेंचुअली जब लोगों को समझ आई गाने की तो बहुत प्यार मिला उसके ऊपर। स्पेशली उन्हीं दिनों में हम लोग यूके में ही थे, हमारा टूर चल रहा था, तो वहाँ पे मैनचेस्टर के शो के बाद हम लोग निकल रहे, हमने वी डिडंट परफॉर्म हो यारा बिकॉज सिर्फ 1 या 2 दिन हुए हुए थे, तो मैंने कहा यार अभी तो सुना भी नहीं होगा लोगों ने। एंड देन देयर लाइक व्हाई डिडंट यू परफॉर्म हो यारा। मैंने कहा यार अच्छा यू हर्ड इट, तो देयर लाइक हाँ वी लव दैट सॉन्ग। फिर वो मीट एंड ग्रीट में मैं पीछे से गा रहा हूँ उनके लिए, वो इस तरह की सिचुएशन हुई थी, तो बड़ा अच्छा फिर response। फ्लैशबैक, फिर अम्मा अब्बा अभी बर्लिन वाला मामला चल रहा है बेटा, क्या चाह रहे हो? नहीं उसके बाद तो फिर ऑब्वियसली दे न्यू के अब ही वापस इज आ मेंट टू जाना। डू दिस, वो काम मैं फिर भी कर रहा था बाय द वे, हम्म। बट आई वाज डूइंग रिमोटली, आई वाज वर्किंग रिमोटली 3-4 डेज अ वीक। उस दौर के कोई कॉलीग्स आपके जहन में हो जो वो कहते हैं वो मैसेज जो करते? मेरे जो वहाँ के कुलीग्स हैं ना, वो तो इतने कोई अच्छे लोग थे, बिकॉज उन्होंने भी ना जैसे शामिर है, उन्होंने दिस सॉ माय जर्नी, दे सॉ मी ग्रो, तो वो उन्होंने क्योंकि वो सारा देखा होता है ना, दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव कि अच्छा यार आज तुम्हारा शूट है, चलो ठीक है जस्ट टेक अ डे ऑफ, कोई बात नहीं, हाय हाय, हमें दिखाना। कमाल। तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेते थे, एंड वो आपस में भी ना बात करते थे कि यार इस बॉय के तो इतने लिसनर्स हैं, ये देखो हमारे बीच में एक सेलिब्रिटी। मैं कहता था यार इस तरह की यार, बातें ना करो, मैं तो ऑकवर्ड हो जाता हूँ ना। तो वो बड़ा रिगार्ड रखते थे और बड़ा तो बर्लिन के सारे कॉलीग्स को बर्लिन शाउट एंड आउट। ऑल्सो एम्स्टरडैम में भी मेरी एक कंपनी थी, तो उन्होंने भी अरे वाह। बहुत बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट, एंड अभी भी अच्छा, मेरी उस उनसे बात लोकेशन होती की है। वो जहाँ के आप नाम ले रहे हैं, हाँ, एम्स्टर्डम और बर्लिन की, हाँ। उसकी भी एक वाइब है आपकी आवाज़ में। उनका इम्पैक्ट भी होता है। होता है वो हाँ। बड़ी आर्टिस्टिक सिटीज हैं दोनों। अच्छा जी, अब आ जाते हैं द अब्दुल हन्नान एक्सपीरियंस के Yeah. बारे में।
TAHE, आप क्या कहते हैं इसको, और फिर इसका ख्याल कैसे आया, किसने इसको डिज़ाइन किया, और Yeah. इसके बाद आपके ख्याल में इंडस्ट्री पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, चैलेंजेस क्या है? अच्छा, सो बेसिकली ना जितना मैं एक सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ उतना ही मैं एक लाइव म्यूज़िक एंथुजियास्ट हूँ। बाय दैट आई मीन कि मैं बचपन से जब जब मुझे मौका मिला मैं कॉन्सर्ट्स देखता भी आया हूँ। मैंने बर्लिन में ही होते हुए कोल्ड प्ले का एक कॉन्सर्ट अटेंड किया था और मैं आई वाज जस्ट माइंड ब्लोन कि यार इस लेवल पे ये लोग एक शो पुट अप कर सकते हैं विद सो मच टेक्निकलिटीज एंड लाइक ऑब्वियसली वी आर सो फार फ्रॉम इट। हम लोग तो वो लॉजिस्टिकल और वो उस चीज़ों की तरफ सोच भी नहीं सकते। पर मेरा बस हमेशा से ना एक बस शौक बहुत था कि यार पाकिस्तान में शोज होते हैं ठीक है, बट आपको भी पता है कि इतने ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं, टाइमिंग नहीं होती सही, गर्ल्स आर समटाइम्स दे आर नॉट सेफ, दे डोंट फील सेफ, एंड देन टाइम कभी कभी इतना लेट हो जाता है। देर आर पीपल जो देर स्टूडेंट्स जिन्होंने घर जाना होता है टाइमली, वो नहीं हो पाता, एंड देन अक्सर शोज़ के ऊपर भगदड़ मच जाती है। सो और एक और मज़े की बात कि कॉन्सर्ट्स में आर्टिस्ट अक्सर बदनाम होता है कि ये लेट आए हैं, और कितनी बार ऐसा होता है कि वी जस्ट वेटिंग बैक स्टेज के यार बस आई जस्ट वांट टू गो अप एंड परफॉर्म, एंड पीछे कोई टेक्निकल मसला चल रहा होता है, दे आर ट्राइंग टू रिजॉल्व इट, और मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि यार तू आ क्यों नहीं रहा, क्या सीन है, वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू। सो ऑल ऑफ दैट जो साथ साथ मेरे भी एक्सपीरियंसेस इकट्ठे हो रहे थे कि यार थिंग्स नीड टू इम्प्रूव इन दिस रीजन। तो वहाँ से बेसिकली आइडिया स्टार्ट हुआ था कि यार मैं खुद से कुछ शोज़ हम करना चाहते हैं, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे हाथ में हो, और जिन चीज़ों के बारे में सीखना है वो हम सीख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल फ्रंट ऑफ हाउस या जो साउंड मैनेजमेंट होती है, वी डिडंट रियली हैव एनी आइडिया अराउंड दैट। तो मैंने और शामिर ने बैठ के फिर हमने अपने सिस्टम्स बनाए कि अच्छा वोकल्स यहाँ से आएंगे, क्लिक्स यहाँ से जाएंगे, ये होगा वो होगा। एफ को सीखा, शामिर ने एफ को सीखा। तो जितना पहले कुछ अरसा तो हमने सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व किया, सीखने की कोशिश की, फिर हमने कहा कि यार नाउ इज़ द राइट टाइम फॉर अस टू लॉन्च आवर ओन फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के जिसमें हम अपने शोज़ करें एंड उसको कंट्रोल करें, कंटेन करें, और इट शुड बी अ नाइस सोनिकल विजुअल एक्सपीरियंस। तो वहाँ से बेसिकली कहानी स्टार्ट हुई थी, और 2024 में ही हमने अपना पहला किया था इस्लामाबाद में, अब्दुल हन्नान एक्सपीरियंस। अब दैट वाज आवर फर्स्ट शो, तो ऑब्वियसली इट वाजंट परफेक्ट, उसमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली। हम बस वी केप्ट ऑन नोटिंग थिंग्स डाउन कि अच्छा ये यहाँ ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये। सो उस चीज़ को हमने किया इम्प्रूव जितना हो सकता था, स्पेशली विद, अगर आपने देखा हो कि बाहर के बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं आर्टिस्ट के जिनके प्रॉपर रिकॉर्डेड लाइव सेट्स होते हैं जो आप इवन स्पॉटिफाई पे भी होते हैं। तो पाकिस्तान में वो ट्रेंड है नहीं, तो हमने कहा कि यार हमने प्रॉपरली रिकॉर्ड करने, और वो गानों को हम फिर रिलीज भी करेंगे कि यार ये लाइव एक्सपीरियंस है, अगले आप भी सुने चलें इसको। सो बड़ी चीज़ें सीखी। फिर लाहौर में हमने 2025 में किया, जिसके अंदर वी काइंड ऑफ नेल्ड द रिकॉर्डिंग एस्पेक्ट एज मच एज वी कुड, और उसके अलावा जितना हम लोगों ने वहाँ पे हम लोगों ने पहली चीज़ वो इंट्रोड्यूस की, द रिस्ट लाइट्स जो कोल्ड प्ले के शो पे होती हैं। वाह, दैट वाज अ न्यू कॉन्सेप्ट, एंड वो ये पूरा कौन था इस कॉन्सेप्ट के पीछे? मुझे लगा ये शामिर तो होगा। कौन था शामिर भाई? बट हाँ वो आइडिया हम बस सबको ही शायद आ रहा था उस पॉइंट पे कि यार ये करना है। तो उन दिनों फिर हमने अपनी रैकी की, रिसर्च की, उस वी मेड दैट हैपन, एंड देन वो एक इतना खूबसूरत इम्पैक्ट होता है ना स्टेज से, जब व्हेन यू परफॉर्मिंग एंड वो पूरी जगह आपकी वो कलर्स चेंज हो रहे हैं, वो सारी लाइटें येलो हैं सबके हाथों में, और वो कोई गाना चेंज हुआ, हारे में रेड चाहिए तो वो सबके रेड हो गए। तो वो चीज़ें बहुत यानी अब्दुल हन्नान ने गेम ही चेंज कर दी, कॉन्सर्ट्स की हर तरह से एक नई चीज। कोशिश की थी। एंड जबरदस्त। देन उस टाइम पे वी रिकॉर्डेड द होल सेट एंड आई रिलीज्ड अ वर्जन ऑफ ओ यारा, एंड व्हाट वी डिड वाज, अब जाफर भाई का पार्ट जो है ना वो गाने को गा तो लें लेकिन डर लगता है मैंने कि यार ये मतलब कल को लोग कहेंगे यार ये जाफर का तुम अटेम्प्ट भी ना लो ये पार्ट। तो हम क्या करते थे कि वी स्टार्टेड डूइंग कोल्ड प्ले का ही, क्योंकि आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय देम, तो मैंने फिक्स यू का एक पोर्शन जो है ओयारा के साथ मिक्स किया था। फिक्स यू इज बेसिकली
कोल्डप्ले का वो गाना जो इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट जाफर भाई इज़ काइंड ऑफ सेइंग। तो उसका ना हमने एक मैशअप बनाया, रिस्क लिया और वो हमने परफॉर्म किया। इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड एंड देन मैंने उसको खुद ही घर पे मिक्स किया उसके लाइव सेट को और वो वीडियो के साथ हमने यूट्यूब पे लगा दिया। दैट वीडियो इन इटसेल्फ वो उसकी एक अब सेपरेट फैन बेस बन गई है। लाइक पीपल नाउ इट शोज देयर लाइक यार वो डुओ यारा एंड फिक्स यू टुगेदर, वो एक प्रॉपर उसकी फॉलोइंग बन गई है। एंड वो कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी उस पर वीडियोस वगैरह बनी थी कि हनान ने ये चीज़ की है। बट अगेन आई वुडंट से कि द होल थिंग वाज परफेक्ट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द अब्दुल हनान एक्सपीरियंस कराची, तो वो जो पूरे 2 शहर की लर्निंग्स थी हम लोगों ने वो सारी लगाई और ये वक्त के साथ साथ और बड़ी ज़बरदस्त और चीज़ें बेहतर होती हैं, नए आइडियाज़ आते हैं। तो इस कराची वाले एक्सपीरियंशियल शो में ना वी ट्राई टू इंश्योर कि जितना चीज़ें क्लोज टू परफेक्ट हो सकती हैं हम करें। ऑब्वियसली पूरा तो नहीं हो सकता बट जितना हो सकता था। एक अच्छी चीज़ थी कि तीनों शोज में वी वर डॉट ऑन टाइम। लाइक अगर हमने कहा है ना कि यार फॉर एग्जांपल 8 o'clock शुरू हो तो वो 8 o'clock शुरू हुआ है, विच इज आई थिंक ये भी एक बड़ी नई चीज़ ही मैं तो कहूँगा क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता। 8 बजे अगर आप किसी को कह रहे हो शो स्टार्ट वलीमे पे बुलाएं 8 बजे तो लोग 9:30 बजे आते हैं। ऐसे ही है। तो वो चीज़ को चेंज करना बड़ा ज़रूरी था कि यार वो टाइमिंग वी वांट पीपल टू फील सेफ एंड हैव फन एट अ शो। इट डजंट हैव टू बी एक पैनिक सिचुएशन के यार भाई 12 बज गए शो ही नहीं स्टार्ट हुआ, घर से कॉलें आ रही हैं। तो एक तो टाइमिंग को कंटेन करना दैट वाज अ टॉप प्रायोरिटी। और हर शो से पहले मैं एक स्टोरी लगाता था खास कि गाइस इफ यू आर कमिंग टू द शो यू शुड नो हाउ वैल्यूएबल द टाइमिंग इज फॉर मी। तो अगर आपने आना है आप इस टाइम पे है वरना यू आर गोना मिस द शो एंड वी डोंट केयर इफ अगर आधी ऑडियंस भी आई हुई हम शुरू कर देंगे। क्या बात। तो हर दफा हम ये स्टोरी लगाते थे और उसका ऐसा इफेक्ट होता था कि वाकई लोग टाइम पे आ जाते थे। सो कराची में भी ट्राइड जितना हो सकता था एंड देन वी आल्सो रिकॉर्डेड द शो। हम लोगों ने और ये YouTube पर है। YouTube पे मैंने अभी रिसेंटली एक दो डाली हैं चीज़ें एंड खसारा का भी लाइव वर्जन इज नाउ ऑन YouTube विद समर। तो उसमें जो पूरा आर्ट डिज़ाइन था, सेट डिज़ाइन था, वो भी हमने साथ किया। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए आर्ट्स काउंसिल में जो आर्ट्स काउंसिल में वो शिफॉन के पूरे पर्दे लगाए, उसकी लाइटिंग सेट की थी, वो मिडी ट्रिगर्स बनाए थे जिससे हर गाने के हर क्यूज के ऊपर आपकी लाइटिंग चेंज हो रही है। तो वो जब आप ऑडियंस में बैठ के देखते हो ना तो वो एक टोटल आपका विजुअल और सोनिक एक्सपीरियंस होता है कि द विजुअल्स एंड द म्यूजिक दे नीड टू गो टुगेदर। यहाँ पे जनरली क्या होता है आप किसी भी शो पे जाओगे ना रैंडम बस वो लाल बत्ती जल रही है, ब्लू बत्ती जल रही, उस चीज को मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द म्यूजिशियंस, लेकिन किसी ने इस बारे में सोचा ही नहीं है। वो अपने मुझे देखिए एक तो होता है चलो सोचा भी हो, एक इम्पैक्ट देना और उस पर मेहनत करना, ऑब्वियसली उस पे काम ट्रिपल हो जाता होगा, काम बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन ये गेम चेंजर चीज है। असल में ना देखिए बात ये है कि वाइल देयर आर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो कर भी कोशिश भी कर रहे हैं, चाहते भी हैं, मुझे नहीं लगता कोई भी आर्टिस्ट ऐसा होता होगा जो कहेगा यार आई डोंट केयर कैसा लग रहा है। आई एम श्योर एवरीवन केयर्स। इट्स जस्ट कि वो टेक्निकल एक्सपर्टीज और वो अवेयरनेस भी ना बड़ी कम है। सो ये थोड़ा सा ना सिस्टम को चैलेंज करना जरूरी है। जिस तरह आपने स्टार्ट में बात की 8-10 शोज हैं जी। अब एक जो आर्टिस्ट है उसका फोकस ये होता है कि आज अगर कराची, कल लाहौर है, परसों इस्लामाबाद, अब बैक टू बैक शोज चल रहे हैं तो उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाता। तो द अब्दुल हन्नान एक्सपीरियंस में ऑब्वियसली चैलेंजेस भी आते होंगे, ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ों में टेक्निकल ग्राउंड्स में वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती हैं, लेकिन इनिशियली क्या चैलेंजेस आए और इसको कोई और फॉलो करना चाहे तो द अब्दुल हन्नान एक्सपीरियंस क्या उसको हेल्प आउट कर सकते हैं? देखिए चैलेंजेस ना, जो मेन चैलेंज मैं आपको बताऊं वो ये है लोगों जो भी आपकी टेक्निकल टीम्स होती हैं उसको कन्विंस करना कि दिस इज़ डिफरेंट। बाय दैट आई मीन कि फॉर एग्जांपल अगर आपके साउंड वेंडर्स हैं या आपके लाइट वेंडर्स हैं, उनको ये चीज़ बताना कि यार जहाँ आप शो पे जाते हो 5 बजे, यहाँ पे आपको शायद एक दिन पहले आना पड़े टू मेक श्योर एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। आई एम गोना बी देयर विद यू। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँगा आप सही कर दो और मैं आऊँगा आराम से परफॉर्म करूँगा। अगर उस दिन रात सुबह 4 बजे तक हम प्रैक्टिस करें तो मैं आपको उस जगह पे सुबह 4 तक नज़र आऊँगा। और ये हमारे BTS में है। मैं 2 दिन हम लोग
थ्रू आउट मैं टीम्स के साथ हूँ, मैं साउंड वालों के साथ हूँ, मैं आर्ट वालों के साथ हूँ, आई वॉज देयर विद देम। तो उस चीज़ पे समझाना उनको कि यार नहीं, दिस इज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट एंड उसका गोल और उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। एंड फॉर मी तो इट वाज नेवर अबाउट फाइनेंशियल्स, इट वाज ऑलवेज अबाउट सेटिंग अ स्टैंडर्ड एंड अगेन कंट्रीब्यूटिंग टू अच्छा, द क्या ये होल आपकी सीन। पर्सनालिटी में, यानी जिस तरह आप एज अ जिस तरह आप जहाँ पर जॉब करते थे एज अ प्रोफेशनल, वहाँ पर टाइम पे पहुँचते थे, या म्यूजिक से बहुत प्यार है कि हर चीज़ में पंक्चुअलिटी, नहीं, आई एसओपीज थिंक होनी? जनरली भी थोड़ा सा मैं डिसिप्लिन रहा है लाइफ में, और थोड़ा सा परफेक्शनिस्ट सा हूँ, बट ऑल्सो दैट इज़ उसके प्रोज भी होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं। तो वो चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में भी रही है वो। क्या ये यही वजह है कि लोग आपके साथ काम करना थोड़ा मुश्किल समझते हैं कि यार ये थोड़ा ये डिफिकल्ट है? हो जाता है, हाँ। सो बेसिकली ना, जब भी एक बंदा बहुत एम्बिशियस होता है ना अपने काम को लेके, या थोड़ा प्रिसाइज होता है, उस टाइमिंग और ये सारी चीज़ें उसको ज़्यादा मैटर करती हैं, तो आप वही जैसे मैं बात कर रहा था ना, लोगों को कन्विंस करना कि यार नहीं, ट्राई टू बी ऑन द सेम पेज विद मी, बिकॉज इसका मकसद कुछ और है, हम कुछ कुछ अचीव करना चाह रहे हैं। तो वो ऑब्वियसली बात है, जब भी आप सिस्टम को थोड़ा सा चैलेंज करते हो, थोड़ा सा पुश बैक देने की कोशिश करते हो, तो पीपल आर लाइक यार ये क्या, ये इतना ज़्यादा सोच रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत तो सर चलता है, जो कि टैग लाइन है ना पाकिस्तान आई में कैन हमारी, इमेजिन कि क्या सर। क्या ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं हाँ, आपको डिमोटिवेट करने के लिए, यार ये नहीं हो सकता। आपको मैं ना एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। यूके में हम लोग जब शो कर रहे थे, तो हाउ थिंग्स आर डिफरेंट। वी वर रेडी 10 minutes बिफोर द शो, वी वर सपोज टू बी ऑन स्टेज ऑन फॉर एग्जाम्पल 8, और 7:55 हो रहे हैं, एंड आई एम लाइक यार वी रेडी, लेट्स जस्ट गो ऑन स्टेज। तो वहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर था ना उस वेन्यू का, ही इज लाइक, ओ यू आर गोना गो 5 minutes अर्ली, ओ नो, लेट मी जस्ट टेल एवरीवन। वो जाके वॉकी करना शुरू हो गया, पैनिक मच गया कि 5 मिनट पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, बॉयज रेडी हो जाओ। यहाँ पे क्या है, 8 बजे का बोल दिया है, 10 बजे स्टार्ट हो रहा है, और एंड पे लोग हैं सर थोड़ा बहुत तो चलता है, और और आधा दो घंटा तो घंटे हाइप हाइप क्रिएट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो वो इस चीज को ना समझाना, कन्विंस करना कि यार ये चीजें मैटर करती हैं, आपके लिए छोटी होंगी, शायद मेरे लिए नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप बदनाम तो होगे उसमें। आपको आप यू विल ऑलवेज बी दैट डिफिकल्ट पर्सन हु वांट्स एवरीथिंग इन ऑर्डर, बिकॉज मैं उस टैगलाइन में फॉल नहीं कर रहा। तो ये तो होता है, एंड टीम्स में या मैनेजमेंट में लेकिन आई एम भी। श्योर जो आपने एक इनिशियल स्टेप लिया है, और उसको ऑब्वियसली जो आपकी फॉलोइंग है, जो और लोग पसंद कर रहे हैं, अगर आप 8 बजे की स्टोरी लगा रहे हैं और लोग 7:50 या 55 पे आ रहे हैं, तो लोगों को मसला नहीं है। नहीं, लोगों के लिए कोई एसओपी बनाना और फॉलो करवाना आसान है बनिस्बत इस पे। ऑफ कोर्स सी द थिंग इज, आपकी इंटेंशन और नियत बहुत मैटर करती है। अगर आप वाकई इंटेंट करते हैं कि यार आपने ये काम इस टाइम पे करना है, और आप उस चीज़ को उतना ही सीरियस लेते हो, तब भी वो चीज़ होगी। अगर आपकी अपनी इंटेंट नहीं है, आपने वो उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्डर्स जो होने चाहिए, जिसके बाद you're able to execute the show on time, वो पूरे ही नहीं होंगे, और आपकी इंटेंशन में ही कहीं ना कहीं क्रैक्स होंगे, तो वो ऑब्वियसली वो आप लोगों को कन्विंस भी नहीं कर पाओगे। वो इट शोज, लोगों को भी वाइब्स आ और जाती ये हैं। पर्सनल एफर्ट भी होती है, और आपके अगर दिल में है और आपकी टीम बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है, तो आई एम श्योर कि ये एक ऐसा ट्रेंड बनेगा कि लोग जब दूसरों के कॉन्सर्ट्स में जाएंगे तो वो फील करेंगे यार वो I डिसिप्लिन think की अभी कमी। से there is an improvement for sure। जबरदस्त। मतलब मेरे हिसाब से तो इवन और भी अभी जितने भी मेरे आर्टिस्ट दोस्त हैं, they're doing shows, and और जो भी शुक्र I've seen कि time wise things are improving, safety wise things are improving, like overall concerts में लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा होने लग गया। एंड अगेन मेरे इसमें कोई वो नहीं है, so इसमें बहुत सारे लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और बड़े आर्टिस्ट Contribution हैं है। जो ये सारे इस तरह के शोज कर रहे हैं, और मेरी टीम है, दूसरों की टीम्स हैं, एंड देन देयर आर अगेन वो हीरोज जो नज़र नहीं आ रहे होते आपको, ऑल दोज साउंड गाइज, लाइट गाइज। और एक इसमें हीरो जिसकी हम बार बार बात करें, शामिर, उनके बगैर नहीं हो सकता था। वो तो दो दो तीन तीन चीज़ें Yes. एक टाइम पे। और ये जो ट्रेंड लेके आया ना, तो तमाम जो ऑर्गेनाइजर्स सुन रहे हैं,
ये वाहिद है कि उनको खसारा नहीं होना। हाँ। अब्दुल हनान का खसारा गाना बाकियों पे इम्पैक्ट डालेगा, उनको कोई खसारा नहीं। हाँ, नहीं। अब हम बात करते हैं और मैं इस पे बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, मैंने इससे पहले भी ये बात कई बार की है, जो आपने वो कॉन्सेप्ट, और ये इसलिए नहीं कि मैं आप सामने बैठे, जो आप एक कॉन्सेप्ट लाए, वरना एक दौर में 90s में हम देखते थे कि बहुत पुरानी, अगर कोई आर्काइव वीडियोस में जुनैद जमशेद परफॉर्म कर रहे हैं, उनके साथ सज्जाद अली भी हैं, अली हैदर भी हैं, लेकिन वो बहुत रेयर फुटेज आपको Yeah. देखने को मिलती है। आपने वो कॉन्सेप्ट शुरू किया जिसमें दोस्ती भी नज़र आती है, मोहब्बत भी, एक सोलफुल पीसफुल एक वाइब आती है। फिर मुर्तज़ा कजलबाश हों या समर जाफरी हों, आप हों, और आप, मुझे लगता है उन सबको एक लीड भी कर रहे हैं, मिल मिला के चल रहे हैं, और दोस्ती को आप लोग स्टेज पर ले आए हैं। असल में ना मैं बिल्कुल इस चीज़ का पूरा क्रेडिट नहीं लूँगा इसमें। मुझे ज़्यादा ही क्रेडिट दे रहे हैं, मैं अच्छा। इतना इसमें मेरे अकेले का कोई कमाल नहीं है। आई फील लाइक सब ही एफर्ट्स कर रहे हैं, और ओवरऑल ही वो जो इनसिक्योरिटीज़ थी और वो जो एक हसद थी और जेलसी थी, वो ओवरऑल ही आई फील लाइक कम हो गई है। जिससे मैं आपको पहले भी बात बता रहा था ना, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे हुए हैं जिसके बाद हम सब थोड़े हिल से गए हैं। इवेंचुअली हम सब ने यही रियलाइज़ किया कि यार हम एक दूसरे के लिए हम ही ज़रूरी हैं। हम ही मिलजुल के ही इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को, पाकिस्तान का जो पूरा सीन है, इसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें कोई एक या दो बंदे का कमाल नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो वो फिर पोर्ट्रे ऐसा हो रहा होता है कि यार बहुत मिल के कुछ कर रहे हैं ये वो, बट दैट्स जस्ट प्योर इंटेंशन। आई फील लाइक वो दोस्तियाँ भी और वो सब बेस्ड ऑफ प्योर इंटेंशंस हैं, और वो फिर प्रोजेक्ट होती हैं चीज़ें आगे। और हम सब अपार्ट फ्रॉम जस्ट म्यूजिशियंस वी आर आल्सो गुड फ्रेंड्स। हम मिलते भी हैं, बहुत सी चीज़ें तो आती नहीं है इंटरनेट पे, हम तो हर वक्त, उस दिन हमने स्टेक्स बनाए हैं बैठ के, मैं मुर्तज़ा शामिर, हम लोगों ने इकट्ठे वाह। खाने बनाए हैं। सो लाइक अगेन इंटेंशंस आर वेरी प्योर। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं आया हूँ, मैंने कहा यार मैं एफर्ट करूँगा सब ऑब्वियसली समर हाँ। सामने होते मैं उनको कह देता, लेकिन एग्जैक्ट बड़े चलाक लेकिन ऑब्वियसली आपका वो, हम क्योंकि फॉलो करते हैं चीज़ों को, और आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। समर के साथ आपका ताल्लुक मैं ज़रूर चाहूँगा, फिर मुर्तज़ा के साथ आपका ताल्लुक का भी बताएं, और खसारा के लिए समर को ही क्यों का, और फिर हाँ। कैसे अप्रोच किया और कैसे बात हुई, आई कैसे फील लाइक decide? क्योंकि वो गाना इट वाज रेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और अगेन वो जैसे वो यारा में भी था ना कि कुछ लगता था कि यार इधर कोई और भी आना चाहिए। इनिशियली तो वो गाना मैंने पूरा खुद भी रिकॉर्ड किया हुआ था, बट देन वो फिर चीज़ें ऊपर नीचे होती रहीं। इवेंचुअली एक दिन समर आया हुआ था, उसको मैंने सुनाया एंड ही लव्ड द सॉन्ग। ही इज़ लाइक मैं इस पे लिखना चाहता हूँ। मैंने कहा सर आप ही हैं। वाह। तो बस फिर उसने उस गाने को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, 4 चाँद लगा दिए, और इतना अच्छा लिखा भी समर और विंटर मिल गए। हाँ एग्जैक्टली, विंटर एंड समर कंबाइन हो गए। तो वो बस आई थिंक वो आई वुड अगेन से कि इंटेंशंस बड़ी प्योर थी, और उनका समर इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, वो भी बड़ा भाइयों की तरह हमेशा रिगार्ड किया। तो वो आई थिंक वो पूरी जो गाना भी जो बना वो बड़ा नेचुरली और बड़ा खूबसूरत तरीके से, विदाउट एनी लाइक कुछ भी फोर्स्ड नहीं था उसमें कि यार तुम ये कर लो या यहाँ हाई चले जाओ या तुम इस तरह लिख लो। बड़ा स्मूथली वो चीज़ हो गई, जो चीज़ 1.5 साल से फंसी हुई थी वो आके बड़ा स्मूथली फिर रिलीज की तरफ आ गई। लेकिन इतना इंतजार क्यों, 1.5 साल कहाँ पे छुपा के रखा, अगर आप बताना वो चाहें? बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं ऑब्वियसली नहीं भी बता सकता, कुछ वो रीजंस भी हैं, बट जो लेकिन राइट टाइम पे आपके ख्याल में हाँ, आई राइट थिंक इट वाज द राइट टाइम। एंड कुछ चीज़ें अगर रुकावट बन रही होती हैं आपकी लाइफ में, अगेन जैसे मैं आपको पहले बोल रहा था, उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है, वो आगे जाके चीज़ें आपके लिए बेहतर ही होती हैं। तो आई थिंक बहुत अच्छे टाइम पे हुआ, और जिस तरह से हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। इट वाज मच नीडेड, एंड आई फील लाइक हम सब मिल के अगर इसमें कंबाइन हो रहे हैं आपस में, दोस्त या फेलो म्यूजिशियंस, दैट इज इन इटसेल्फ अ विन। आई थिंक और मुर्तज़ा? मुर्तज़ा तो आप ऐसे समझें कि हमारा जो पहले पहले गाने थे ना, मुर्तज़ा का भी मेरा भी, वो बिल्कुल ही एक दिन या अपार्ट आए थे मेरे ख्याल से। 2021 में उसका भी गाना आया था, मेरा भी आया था स्टार्ट में। तो मुर्तज़ा से मेरी तब से बात चल रही है। वाह। इट्स बिन
I think we 6 years. तो पोस्ट कोविड. yeah, post COVID. And I loved his song, his first song, and I was like, मैंने जाके YouTube पे कहीं कमेंट किया था कि यार what a beautiful song. फिर he messaged me on Instagram. वाह. तो हमारी तब से बात चल रही है. और उसके बाद मतलब चीज़ें चलती नहीं, वो अपने म्यूज़िक कर रहे थे, मैं अपना कर रहा था. बट लेटली माशाल्लाह द वे हिज म्यूज़िक पिक्ड अप. और हुआ ये था कि जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, दी अब्दुल हन्नान एक्सपीरियंस लाहौर वाले की, तो वहाँ पे आई रीच्ड आउट टू हिम कि यार वुड यू लाइक टू ओपन फॉर मी ऑन द शो. तो ही इज़ लाइक यस. वो उन दिनों मतलब वो एक्टिवली गाने रिलीज़ कर रहा था. तो अलहमरा में ये शो हुआ था, वहाँ पे फिर उन्होंने ओपनिंग की थी. एंड इस सब के बीच में जो खूबसूरत बात है कि फिर माशाल्लाह उनका म्यूज़िक उसके बाद मतलब उनके फॉलोइंग जितने भी मंथ्स थे वो बूम आना शुरू हो गया, गाने और भी चलना शुरू हुए. एंड देन वी कनेक्टेड अगेन. एंड देन फिर इवेंचुअली एक दिन वो मेरी तरफ आए हुए थे और सिला जो गाना था वो बस ऐसे ही नेचुरली कुछ कॉर्ड्स उन्होंने बताई, वो रिकॉर्ड हुई, कुछ मेलोडीज मैंने गाई, कुछ वो करते करते बड़ा कैजुअली ना बस एक गाना बन गया. एंड देन उनका फिर फास्ट फॉरवर्ड आई थिंक 7-8 months वो उसका अपना शो हो रहा था. एंड ही इज़ लाइक आप मेरे साथ करोगे परफॉर्म? में कहा यार ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. मुझे लगा कि मेरे लिए ओपन करोगे. नहीं वो भी होता तो कोई मसले वाली बात नहीं, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल भूल गया. बट वो ये था कि उसका शो था तो ही वांटेड मी टू परफॉर्म Silla together and also one of his songs. तो मैंने कहा यार I'm completely down with that. And he really likes बिखरा, तो उसने कहा यार मैंने वो भी गाना है. मैंने कहा आ जाए. तो बड़ी खूबसूरत फीलिंग थी कि यार अभी 6-7 महीनों में इतनी ज़्यादा माशाल्लाह प्रोग्रेस. तो आई थिंक उस भाई की भी नीयत इतनी साफ़ है और वो अपने क्राफ्ट के साथ इतना प्यार करते हैं, उन्होंने इतनी कंसिस्टेंटली मेहनत की है, तो उसका फल कभी ना कभी आपको फिर मिलेगा. ज़रूर. हनान, आप दोस्ती के बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि पर्सनल लाइफ में आपके दोस्त बहुत शायद लिमिटेड हों लेकिन बहुत अच्छी दोस्ती हों. और जिस तरह आप सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, दोस्त होना कितना ज़रूरी होता है? दोस्त होना इज़ एवरीथिंग. बिकॉज अगेन अब जैसे मेरी लाइफ में अगर दोस्त ना होते तो मैं प्रॉबली अपने खुद से डिसीजंस ले रहा होता, मैं यहाँ ना होता, मैं प्रॉबली कहीं बाहर बैठा होता, अपनी नौकरी कर रहा होता. तो दोस्त वो होते हैं जो आपको ना मतलब कॉन्स्टेंटली, जो आपके वाकई, एक तो दोस्त वो होते हैं ना कि यार हाँ साल में एक बार मिल गया. एक होते हैं जो आप दे केयर फॉर यू एंड दे नो यू इन एंड आउट एंड दे नो योर पोटेंशियल. तो वो आपको ना डायरेक्शंस दिखाते रहते हैं. एंड जस्ट बीइंग सराउंडेड बाय पीपल हु आर आल्सो एम्बिशियस एंड हु आर आल्सो वांट टू डू ग्रेट, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली आपको डायरेक्शन देते रहते हैं. एंड म्यूज़िक में भी आई थिंक इसी तरह है. जिसका कोई म्यूज़िकल, अब मेरा भी कोई उस तरह का बैकग्राउंड नहीं है कि मेरे कोई घर में किसी को म्यूज़िक का हो, या कोई भी नहीं था, बट डायरेक्शन देने वाले थोड़ा थोड़ा यार तू ये कर ले वो दोस्त ही थे. और उनकी वजह से ही फिर इवेंचुअली आप कहीं पहुंच पाते हो. और फिर वो आगे जब पहुंच जाते हो तो उसमें भी फिर आपको बचा रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं. तो अब दोस्त में ये होता है कि हर बंदा तो नहीं बन सकता. ऑब्वियसली कुछ दोस्त ही होते हैं, कुछ शायद आप स्पेशली इस फेज ऑफ लाइफ में आके ना, इट्स वेरी हार्ड टू टेल कि हु रियली इज योर फ्रेंड एंड हु जस्ट वांट्स टू बी देयर फॉर कि भाई हाँ मेरा ये बंदा दोस्त है. तो वो कोई ऐसे भी दोस्त हैं जो स्ट्रगलिंग दौर में साथ थे लेकिन शायद किसी वजह से नहीं रहे दोस्त, या ऐसे बहुत दोस्त थे जो उस टाइम पे सही से बात नहीं करते थे लेकिन अब बड़ा वो कहते हैं सर कैसे हैं आप, मैसेजेस आते हैं, कजन्स बन जाते हैं. वो ज़्यादा होता है, वो ऑपोजिट सिनेरियो ना बहुत. अब तो मतलब वो नज़र आ रहा होता है कि यार अभी कुछ 2-3-4 साल 5 साल पहले मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, आपने मुझे रिस्पॉन्ड भी नहीं किया और अब आप मुझे कॉल कर रहे हो. तो वो चीज़ बड़ा ऑब्वियस होके नज़र आ रही होती है कि अब तो हर कोई दोस्त बनना चाह रहा है. पहले तो ऐसा नहीं था सीन. बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी आपको सपोर्ट ऐसे नजर आ रहा होता है यार ये बड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ मैं. आप तो मेरे कजन नहीं थे, आप तो मेरे दोस्त नहीं थे. एग्जैक्टली. अच्छा, खुशनसीबी कैसे, आपने बहुत प्यारा आपने गाया था. और OSTs का एक तस्वुर थोड़ा कम है अब, शायद रीसेंट पास्ट में आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि अब
उस लीग को अप्रोच किया जा रहा है, वरना तो हम देखते थे कुछ स्टैंडर्ड सिंगर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, वो ही कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज। खुश नसीबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, किसने अप्रोच किया और फिर उसका फीडबैक? खुशनसीबी एक तो इट वाज माय इंडिपेंडेंट सॉन्ग जो मैंने पहले खुद से रिलीज़ किया था। अब इसमें बड़ी खूबसूरत बात यह है अगेन कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप कर जाते हो लेकिन आपको उसका मतलब नहीं पता होता। तो वो द वे द वीडियो वाज शॉट उस वो बड़ी एक विंटेज उसकी वाइब थी और पुराना ज़माना उसमें दिखाया हुआ था। और वो जो विजुअल्स थे ना वो शायद जाके उन विजुअल्स ने ट्रिगर किया किसी के दिमाग में आइडियाज़ और उन्होंने कहा कि यार हमारा जो ड्रामा बन रहा है उसमें भी एक कैरेक्टर है जिसके विजुअल्स बड़े मिलते जुलते हैं और उसका भी कुछ वाइब्स इस तरह की हैं, तो ये गाना ना हमारे ड्रामे में होना चाहिए। और वो गाना तो 2023 के एंड पर नहीं 24 में ही रिलीज़ हुआ था, वो भी आफ्टर ओयारा रिलीज़ हुआ था वो। एंड देन इवेंचुअली रिसेंटली फिर उन्होंने कहा कि यार ये गाना हमें बहुत पसंद है एंड इट जस्ट गोज डायरेक्टली विद द थीम एंड वी इवन लव द नेम। उस गाने का जो नाम है वो ही हमारा ड्रामा का डिफाइन करता है। तो इट वाज अ न्यू थिंग फॉर मी बिकॉज मुझे था कि यार चलो यू नो इट्स अ डिफरेंट टेरिटरी ऑल टुगेदर, सो लेट्स सी हाउ दैट गोज एंड देन that became the main song of the drama and eventually उसकी वजह से फिर गाना दोबारा से और ज़्यादा लोगों की तरफ आया और लोगों को थोड़ा सा पता चलना शुरू हुआ। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई थिंक वो साथ साथ होना चाहिए तो भी। वो एक टिपिकल सवाल, क्या आप एक्टिंग भी करना चाहते हैं, एक्टिंग में नजर आना चाहते हैं, और व्हाई नॉट यू? बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि वो एक्टिंग भी कर रहे हैं। अगेन अब आपको थोड़ी सी बात करके ना मेरी पर्सनालिटी का अंदाजा हो गया होगा कि मैं बहुत प्रिसाइज और वो उस तरह का सबको सेट पर टाइम पे आना पड़ेगा। वो तो हो, लेकिन मतलब स्क्रिप्ट भी कोई ऐसी हो या कोई ड्रामा ऐसा हो जो वाकई में मुझे लगे कि यार दिस कैन एक्चुअली मेक अ चेंज। मतलब कोई ड्रामा ऐसा हो जो वाकई कोई कुछ कंट्रीब्यूशन हो उसकी। अगर तो ऐसी कोई चीज़ फ्यूचर में आती है तो सोचा जा सकता है, फिर मैं भी ट्रेनिंग पे लग जाऊंगा, मैं अपने आप को एज एन एक्टर ट्रेन करूंगा पहले, वो भी मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। आज का I'll make थंबनेल हमें sure. मिल गया, ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं अब्दुल्ला नान, कौन सा ड्रामा आने वाला है? अच्छा जी, ये कॉन्वर्सेशन तो चलती रहेगी, आपसे बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं, वो स्टोरीज जो मेरे ख्याल में आज तक आपके फैंस को नहीं पता चली, लेकिन मैं आई कैन फील इट के नीचे कमेंट सेक्शन में अभी आ रहा है भाई गाना कब गाएंगे। तो ऑब्वियसली आपको लोग सुनना भी चाहते हैं, तो कोई एक ट्रैक सुनाए फिर हम वापस अपनी कॉन्वर्सेशन। चले मैं आपको खसारा सुना दूं सुनाए। बिकॉज हमारी काफ़ी बात हुई है उसकी। मुझे तू ये बताती जा इस जख्म का मरहम क्या, क्यों तोड़ी रस्म वफा, इम्तिहान बड़ा है ना, कैसे ये हुआ खसारा, ना मैं संभला दोबारा, आए ना करार दिल को है बेबसी यहाँ। हाँ हाँ मैंने तो था निभाया साथ बड़ा, तुम नहीं तो खाक ढूंढूं मंजिलें यहाँ। हाँ क्या चाह रहे हो भाई, क्या खूबसूरत, क्या खूबसूरत। चलें जी, बहुत प्यारा, और मैं चाहूँगा कि हम वापस अपने कॉन्वर्सेशन की तरफ भी जाएं, लेकिन कमाल। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा जी, एक तो फ्यूचर प्लान्स आने वाले दिनों में कौन कौन से गाने आने वाले हैं, और एल्बम्स का तसव्वुर, ईपीज का तसव्वुर आपको लगता है इस दौर में ख़त्म हो गया है, लोग सोलो पे ज़्यादा वो करते हैं? आई थिंक इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये कि एक ऑब्वियस सा चेंज है विच इज़ कि जो ऑडियंस रिटेंशन है और जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो गया है। देयर इज़ नो डिनाइंग दैट बिकॉज ऑफ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड रील्स एंड लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उसकी वजह से obviously there is an impact. People are people are less inclined to listening to big album, 18 गाने 20 गाने, उसको टाइम देना प्रॉपरली या उसकी कॉन्सेप्ट और उसकी जर्नी को अंडरस्टैंड करना। वो रुझान जो है ऑब्वियसली वो पहले अगर आप पुराने दौर से कंपेयर करें तो वो कम है, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि रिसेंटली फिर से वो एक एल्बम वाला ट्रेंड आना शुरू हुआ है।
EPs तो ऑब्वियसली वो तो बहुत छोटी एक 4 गाने 3 गाने मैक्सिमम 5 गानों का एक कलेक्शन होती है, तो दैट इज स्टिल कंज्यूमेबल। बट एल्बम्स आर लॉन्ग, 12 गाने 13 गाने 10 गाने, उसके लिए अब आई थिंक इसमें आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू जो मेरे फेलो म्यूजिशियंस हैं जो भी कॉन्स्टेंटली एल्बम्स रिलीज कर रहे हैं, उनको बहुत क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि वो पुश कर रहे हैं इस कल्चर को दोबारा से, कि यार मतलब एक आर्ट फॉर्म है तो आप बैठो ज़रा, यू नो, जस्ट सिट विद इट, गिव इट टाइम, इसको आराम से सुने, कंज्यूम करें, एंड देन मेक अप योर माइंड, नॉट जस्ट कि ओ सुन लिया नहीं अच्छा लगा, just give it time, just sit with it, you know. It takes time for them to fully get the idea. तो वो I think वो change हो भी रहा है, but it's tougher than before obviously. But I think अभी जैसे मेरी EP थी 3 गाने थे तो वो काफ़ी हद तक कंज्यूमेबल है, बट मेरा बहुत अब है मूड कि मैं एक एल्बम की तरफ फोकस करूं, आई एम श्योर उसका भी बिकॉज हाँ बस वो वही मसला द ये है अब्दुल कि हन्नान एक्सपीरियंस अपने तौर पे लेके आएगा हाँ और विद कमाल द करेगा। एल्बम टूर वो एल्बम को फिर आप पैकेज कर सकते हो इन अ वर्ल्ड टूर, एंड देन उस एल्बम की बेस पे आप टूर करो। अच्छा हनान, एक प्रेशर भी अब फील होता होगा, फासले, हाँ। इरादे, ओ यारा, खसारा, तो अब हर गाना बनाने से पहले यार भाई पिछले में तो इतने मिलियंस आ गए, ये इस आप शामिर से पूछें, आजकल मेरी जंग अपने आप से ही चल रही है, बिकॉज वो आप चीज़ बनाते हो और फिर आपको होता है यार अभी वो चार्ट्स पे 1 पे बैठा हुआ है, अभी इसको कैसे टॉप करे बंदा, एक चीज़ है ही अभी वहाँ पे, और फिर एक चीज़ ये भी होती है कि लाइक नाउ द ऑडियंस दे आर एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम यू, वो बार अपना ही उतना ऊपर सेट हो जाता है कि फिर जेन लोग जीज कहते की हैं कि एक्सपेक्टेशन यार बहुत अब ज्यादा होती नहीं यार ये जैसे अक्सर ऐसा होता था कि यार इरादे जैसा कुछ बनाए, है। हाँ, बिखरा जैसा कुछ बनाए, अभी मुझे पता है कि अगले कुछ गाने ऐसे होंगे कि इस पे लोग कहेंगे यार खसारा जैसा कुछ बनाए। सो ये तो होता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इट्स ऑल्सो ऑब्वियसली एन इंटरनल स्ट्रगल, आपको एज एन आर्टिस्ट इसको भी ओवरकम करना होता है कि यार अपने लिए इतने स्टैंडर्ड्स ना सेट करें, बस हाँ। जो समझ आ रही है रिलीज करें, बट और आपका म्यूजिक वो वाला म्यूजिक है जो जो ऑडियंस है ना उस तक पहुंच जाना है हर तरह से, और आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही चलेंगे यार, कर नहीं लेंगे। ऐसे असल में ना एक एक जो अभी तो तारीफें तो बहुत हो गई, लेकिन मैं आपको एक हार्ड रियलिटी बताता हूँ। बहुत से ऐसे गाने होंगे मेरे जो अभी बीच में हैं जो आपने शायद ना सुने हो, उसकी वजह ये होती है कि वो शायद ऑडियंस तक उस तरह नहीं पहुंच पाए जिस तरह वो हिट सॉन्ग्स हैं। हाँ ये है कि हिट सॉन्ग्स की कंसिस्टेंसी रही है, बट देयर आर आल्सो अदर सॉन्ग्स जो उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए। तो ये अगेन आई वुड रिपीट द सेम थिंग, ये कोई फॉर्मूला फॉर सक्सेस नहीं है मेरे पास, या कोई ऐसा नहीं है कि मेरा हर गाना जाएगा ही जाएगा, ऐसा ऐसा भी हो सकता है कि खसारा के बाद भी हिट ना है, ऐसे एक मतलब अल्लाह ना करे। बट मेरा कहने का मकसद इस सब में ये है कि यू कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ योर आर्ट, इट्स समथिंग जो अपनी जगह खुद बनाता है। कुछ जगह कुछ गाने ऐसे होते हैं जो नीश होते हैं, जो फॉर एग्जांपल मेरा एक गाना है किनारे, जो कि मैसेज में शायद इतना पॉपुलर नहीं है, बट आई हर्ड वेरी गुड थिंग्स अबाउट दैट सॉन्ग, मतलब मुझे लोगों ने कहा कि दिस सॉन्ग हैज हेल्प्ड मी इन सो एंड सो वाह। थिंग्स, ये वो, बट मैसेज वाइज शायद वो इतना पॉपुलर नहीं है जितना मे बी खसारा है फॉर एग्जांपल। अब्दुल हन्नान के कौन कौन से ऐसे अंडररेटेड सॉन्ग्स हैं जो अब्दुल हन्नान कहेंगे यार एक दफा जाके मेरे कहने पे सुन ले, ये हाँ 3 गाने बताएं ताकि आज हम सुने। सर, एक तो है मुंतज़िर, मुंतज़िर, मुंतज़िर इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स ऑफ माइन, जो मैं खुद भी सुन लेता होता हूँ, वरना मैं अपने गाने नहीं सुनता खुद। वाह। उसके अलावा किनारे, एंड देन आई थिंक एक शामिर कोई आप बता दें। चंगिया एक पंजाबी गाना है विच इज ऑलवेज अ हिट ऑन आवर लाइव शोज। आपने पंजाबी सॉन्ग्स भी गाए? एक गाना है हमारा, चले इन तो- तीनों में से किनारे और कौन से? मुंतज़िर, किनारे, and मुंतज़िर चंगिया। और चंगिया। Yeah. मैं चाहूंगा आपकी आवाज में हम पंजाबी सुने। सर किनारे, हाँ चंगिया और मुंतज़िर, मुंतज़िर हम is a आपसे very- सुनेंगे खसारा। यार ये देखें जरा मजाक। Exactly. चंगिया थोड़ा सा अभी गुनगुना सुना- दें ताकि मैं चाहूंगा कि सदे जरा की जानिया, दिल दी तू चाहे जानिया, दिन विच ना ख्वाब विखा कटरोला पा सजना, लभदा हुण तेरा पता किसी कम दा नहीं रहा,
नींद भी कोई दिसदा नहीं कोई मैनू तेरे सिवा ओ चंगियां ने तेरियां गल्लां कर छड़िए तू मैनू चला खावे झूठियां क्यों कसमां ओ चंगियां ने तेरियां गल्लां टुर गई तू छड़ के कल्ला जान दे गल गल ते रुसना। वाह कमाल। आज मैं जाके और जो जो देख रहे हैं किनारे मुंतजर और चंगिया सुनेंगे और मुझे यकीन है कि जिस पे आपकी एफर्ट सब गानों पे उतनी लगती होगी, लेकिन फिर एक वो होता है जो बच्चा हिट हो जाता है। हाँ गानों में भी यही हिसाब ऐसे ही है ऐसे ही है। और मैं चाहूँगा आखिर में आप अपने फैंस के लिए क्या सरप्राइजेस बताना चाहते हैं और आने वाले दिनों में कहाँ कहाँ टूर्स आपके एक्सपेक्टेड हैं और क्या फोर्सी कर रहे हैं, क्या मैनिफेस्ट किया है, अब क्या है आखिर में अब्दुल हन्नान क्या सोच रहा है? अब देखें सरप्राइजेस क्या क्या हैं वो बता दिए तो सरप्राइज तो नहीं लेकिन रहे। एक टीजर दे सकते हैं। हाँ एक चीज है उस सरप्राइजेस में हम वो शादी का इरादा कर रहे हैं। ओए खतरनाक बात कर दी। वैसे वो भी मुझे शामिल। लगता है जल्दी हो जाएगी। अभी जरा लग रहा है थोड़ा सा। खैर, ब्रेकिंग न्यूज है, करोड़ों दिल टूटने वाले हैं। अब ये आप थंबनेल बनाएंगे अब्दुल हन्नान ने कहा शादी करने वाला है। बट खैर आई थिंक एक चीज है जिसपे मुझे शामिर भी बहुत पुश कर रहा है, मैं खुद भी बहुत चाह रहा हूँ, दैट इज एन एल्बम। तो गाने मेरे पास बहुत हैं जो बने भी पड़े हैं इस वक्त। आई फील लाइक फॉर मी द मेन थिंग इज माय ओन बैटल्स के यार जो होता है ना कि एक चीज़ आप बनाते हो और बीइंग अ परफेक्शनिस्ट आप उस पर ही सोचते रहते हो कि यार ये ठीक है नहीं है। इवन खसारा पे, बिखरा पे, इरादे पे आई थिंक मैं शायद बिखरा रिलीज करने से पहले सोचा था कि ये नहीं करना चाहिए मुझे। मतलब मैं ओवर थिंक कर रहा होता हूँ और बहुत से गाने जो अभी हिट बने हुए मैं शायद रिलीज भी नहीं करना चाहता था वो। सो इट्स ऑल्सो अ मेंटल बैटल के यार कोई बात नहीं, लेट्स जस्ट टेक अ चांस। तो वो एल्बम की तरफ अब मेरा फोकस है। मैं चाहता हूँ कि मैं एक कलेक्टिव बनाऊँ एंड देन उसके बेसिस पे ही फिर जो टूरिंग होगी वो फिर एक बड़ा टूर ही कोई होगा। ऐसा कोलैब आपके जहन में कि यार ड्रीम कोलैब इसके साथ करना है, नेशनल इंटरनेशनल? अब जो है ना मैं इस पहले मैं बहुत सोचता था इस तरह से, अब मैंने ना इन डायरेक्शंस पे रिसेंटली सोचना थोड़ा सा छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि जो गाने हैं और वो है ना वो खुद ही डिफाइन करते हैं और डिक्टेट करते हैं कि यार इस पे कौन सूटेबल है। सो आई डोंट वांट टू टेक दैट अप्रोच कि यार फलां बंदा मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ तो मैंने इसके साथ कोलैब करना है। अब रिसेंटली ना बिल्कुल मैंने इस तरह से सोचना थोड़ा छोड़ दिया बिकॉज लेकिन एक सोच होती ना कि यार मैं बचपन से इनको सुनता था हाँ या जैसे मैंने फॉर एग्जांपल आतिफ भाई हैं, आतिफ असलम, ही इज़ बिन एन इंस्पिरेशन फॉर मी थ्रू आउट। तो उनके साथ मेरा बड़ा मूड है कि यार कभी कुछ अच्छा बने। बट अगेन आई डोंट वांट टू रश इट या मैं उनको फोर्स भी नहीं करना चाहता। मुझे लगता है कि जब ज़िंदगी ने नेचुरली वो मौका दिया और वो एक ऐसी चीज़ आई जो मुझे लगा कि यार ये है उनके लिए, तो फिर मैं उनको कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। और लेकिन जो हनान आपकी म्यूजिक को सुन के एक बड़ी पीसफुल और सोलफुल सी वाइब आती है, कभी रॉक म्यूजिक की तरफ भी हम सोचेंगे कि यार कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कुछ डिफरेंट असल में करके ना रॉक एक ऐसा जॉनरा है जो हम अपने लाइव शोज में टच अपॉन करते हैं। तो जितने भी मेरे अब्दुल हन्नान एक्सपीरियंस में भी जैसे गाना सिया विच वाज आल्सो क्वाइट अ हिट, तो वो हम उसका एक रॉक वर्जन करते हैं। लाइव के लिए हमने 2 3 4 आई थिंक बल्कि रॉक वर्जन्स बनाए हुए हैं विच इज़ वेरी वेल सूटेड टू द होल लाइव शो। लेकिन मुझे बस यही है कि आई डोंट नो इफ द ऑडियंस इज रेडी फॉर इट इन अ सॉन्ग रिलीज, या वो अगर हम उसको मे बी आई कुड गिव इट अ चांस इन एन एल्बम। आप कर जाएंगे? हाँ मैं ट्राइज तो ज़रूर करना चाहूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है बिकॉज मैं आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू रॉक एज वेल, बैलेड रॉक बहुत सुना है, तो मैं चाहूँगा तो सही। बट देन अगेन आर्ट शुड डिक्टेट ऑल ऑफ दैट। और मुझे आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है कि आप उसमें भी कमाल कर लेंगे, क्योंकि हर किसी का एक वो होता है ना, जैसा जुनैद खान है कॉल बैंड के जब वो थे, वो आमतौर पे बड़े नॉर्मल से बड़े सुकून वाले लगते हैं। जब वो शायद उनका आया था, अगर आपको याद है, शायद। या। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हनान, आप आए, आपने टाइम निकाला और
मेरे लिए एक बड़ा यादगार ये पॉडकास्ट इसलिए भी है क्योंकि आपके म्यूज़िक से बड़ा प्यार है और आप जो म्यूज़िक में नए ट्रेंड्स ला रहे हो, नई तरह की एफर्ट्स कर रहे हो, स्पेशली द अब्दुल हन्नान एक्सपीरियंस, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे Sir, मिलके और pleasure, मैं उम्मीद pleasure. करता हूँ कि आप जहाँ जाएं छा जाएं। मुझे भी आप- बहुत मजा आया वैसे और आपके साथ। इंशाल्लाह Thank you. ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और आप इंशाल्लाह। कराची आए तो हमने खाना भी खाना है, Of course, of course. ट्राई करना। बहुत Done, शुक्रिया sir. आपका अब्दुल Thank हन्नान, you. थैंक यू Thank सो so मच। Thank you. हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल हन्नान और इनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाई। बर्लिन का एक लड़का बर्लिन जाकर वापस आया और क्या क्या फिर एक्सपीरियंस किया, और ये अभी सिलसिला, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हन्नान का पॉडकास्ट आपने देखा। अगले एपिसोड में किसी और सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, एक्टर, म्यूजिशियन से आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।